Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are here to study chapter 2 of second year mathematics. Name of chapter is functions and limits. Functions and limits पढ़ने से पहले हम देखते हैं सेट्स. सपोज करें हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट बी सेट. इनका हम पावर सेट बनाए तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे. इन एलिमेंट्स में से हम कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं. रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सेट इज़ कॉल्ड रिलेशन और बाइनरी रिलेशन. अब इसमें से हमने कुछ रिलेशंस निकाल लिए दो. पहला रिलेशन निकाल लिया 1 4 1 5 2 4. दूसरा रिलेशन निकाल लिया 1 4 और 3 4. अब इस रिलेशंस में ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है. अब रिलेशन 1 में हमारे पास जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो है 1, दूसरा एलिमेंट भी है 1 और तीसरा पहला एलिमेंट है 2. तो डोमेन ऑफ R1 यानी रिलेशन 1 की डोमेन क्या बनेगी? 1 और 2. इसी तरह रिलेशन 2 देखें, अगर हम उसमें हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं 1 4 एंड 3 4, तो ये 1 पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट 1 और 3 क्या है? डोमेन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम चलते हैं फंक्शन. अब फंक्शन क्या है? इफ़ f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B देन f इज़ कॉल्ड फंक्शन. इसकी दो नेसेसरी एंड मस्ट कंडीशंस हैं. वो क्या हैं? कि डोमेन शुड completely be used and domain should not be repeated. जैसे ये सेट है हमारे पास A 1 2 3 और ये B सेट है 1 4 9. तो ये जो 1 2 3 है ये हमारे पास डोमेन है और जो 1 4 9 है वो इसकी रेंज है. तो ये जो डोमेन है यानी जो पहला सेट है हमारे पास 1 2 और 3 ये डोमेन का है. तो फंक्शन तब हम इसको कह सकेंगे जब ये डोमेन सारी की सारी यूज़ हो और इसका कोई एलिमेंट रिपीट ना हो. अभी जैसे रिलेशन 1 में अगर आप देखें तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी 1 है और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट 1 है. तो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है. तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है. ये फंक्शन है, इसकी डोमेन 1 और 3 है तो वो कम्प्लीटली यूज़ भी हुई है और रिपीट भी नहीं हुई. तो फंक्शन की दो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? डोमेन शुड कम्प्लीटली बी यूज्ड एंड डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड. अब हम सपोज़ कर लेते हैं एक फ़ंक्शन है हमारे पास f of x इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. अब अगर हम इस x की जगह 1 पुट करें तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 1. x की जगह 2 पुट करें तो 2 का स्क्वेयर 4. 3 पुट करें 3 का स्क्वेयर 9. तो ये डोमेन है इसकी और ये रेंज है. जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो डोमेन है, जो हमें रिज़ल्ट देती है आउटपुट वो रेंज है. ये हो गया आपका फंक्शन. फंक्शन के साथ ही हम देख लेते हैं फंक्शन का इन्वर्स. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये f of x इज़ इक्वल्स टू y लिखा जाता है. क्यों? y जो है वो x का इमेज है. तो f of x का मतलब है इमेज ऑफ x. तो वो क्या होता है? y यानी रेंज. इसी तरह हम x को लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y. f इनवर्स ऑफ y, यहाँ पे देखिए f था, f इस साइड जाके इनवर्स बन गया. तो अब हमें फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है f of x इज़ इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. इसका हमें क्या फ़ाइंड करना है? इन्वर्स. तो इन्वर्स कैसे फ़ाइंड करेंगे? हम f जो है x का इमेज है जिसको हम लिख सकते हैं y. तो f of x को हमने क्या लिख दिया? y. यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो हम इसके बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर से 2 ख़त्म हो जाएगा. अब आपके पास बन गया 2y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 3. ये 3 इधर ऐड हो रहा है, उधर सॉरी इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा. तो ये बन गया 2y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू x. आपने x को अकेला करना है.
इस फंक्शन में y डिपेंड कर रहा है x पे और इधर x डिपेंड कर रहा है y पे। तो इन्वर्स में आपने क्या करना होता है, इनकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पोजीशन चेंज करनी होती है। सारा फंक्शन हमने y साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x रह गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू 2y प्लस 3। तो x क्या है, f ऑफ इन्वर्स ऑफ y। तो अब आपके पास बन गया f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 2y प्लस 3। अब हम y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये बन जाएगा f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इस फंक्शन का ये इन्वर्स है और ये इसका प्रोसीजर है। कभी भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो आपने सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 29 ओपन करें। अभी हमने आइडेंटिफाई करना है डोमेन एंड रेंज को। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, y इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। जी ऑफ एक्स भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स भी फंक्शन है, एच ऑफ एक्स भी फंक्शन है, इमेज ऑफ एक्स है साहब, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज चेक करनी है। डोमेन और रेंज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ देंगे x को, वो हमारे पास y का आंसर बन जाएंगी। तो जो पुट कर रहे होंगे वो डोमेन है और जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज है। जैसे यहाँ पे हमने x की जगह पुट किया 1, तो 1 का अंडर रूट 1। 4 पुट किया, 4 का अंडर रूट हो गया 2। 9 पुट किया, 9 का अंडर रूट आ गया 3। इसी तरह आप 16 4 पुट करें, अंडर रूट 16 का 4 आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने सिर्फ यही पुट करनी है, आप कुछ भी पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसलिए पुट किया गया क्योंकि अंडर रूट आ रहा था। आप यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, आंसर आपके पास आएगा। लेकिन जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे फंक्शन में पे क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर x की जगह आप माइनस की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वो आपके पास आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पुट करें -1, 1 का अंडर रूट तो 1 है, लेकिन जब अंडर रूट माइनस में होता है तो वो क्या वैल्यू देगा आपको, आयोटा। इसी तरह अगर आप यहाँ पुट करते हैं -4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 का तो अंडर रूट आ गया 2, लेकिन माइनस की वजह से उसके साथ क्या आएगा, आयोटा। तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो आप इसकी डोमेन में पुट नहीं कर सकते। दोबारा गौर से सुन लें, अंडर रूट में आपने वो टर्म्स पुट नहीं करनी जो आपको माइनस में आंसर दें, क्योंकि अगर आंसर माइनस में आएगा वो इमेजिनरी है और वो रियल में इंक्लूड नहीं है। तो आपने यहाँ सिर्फ वो वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको रियल में ही आंसर दें। तो यहाँ हमें वैल्यूज़ पुट करने से पता चला कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब पेज नंबर 30, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन का वर्ड निकला है कंबाइन करने से, इकट्ठे होने से। कंपोजिशन क्या होगा, लेट जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। दो सेट है एक्स और वाई, और जी हमारे पास फंक्शन है एक्स टू वाई का। इसी तरह हम कह लेते हैं कि एफ भी एक फंक्शन है जो क्या है, वाई से जेड का। 3 सेट्स के दरमियान यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर दिया जाए एफ ओ जी, ये एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने एफ फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट करना है, और इट इज़ इक्वल्स टू एफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या एफ़ के अंदर जी एक्स, या एफ़ और जी साथ में लिखा हो, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये अब आपको देखें, यहाँ पे एग्जांपल दिए उन्होंने कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। 2 फंक्शन दे दिए, एक दिया एफ ऑफ एक्स, एक दिया जी ऑफ एक्स। अब इनके कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला उन्होंने हमें दे दिया है एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका ये मतलब है एफ़ के अंदर जी का फंक्शन। किस तरह से, वो भी देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अभी हमें फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब होगा, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स का फंक्शन। किस तरह से, ये दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत गौर से तहम्मुल से ये देखें एग्जांपल्स, ये आपको समझ आएंगी तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व हो सकेगी। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें हर x की जगह क्या पुट करना है, g ऑफ x। अगर आप इनको कंपेयर करें तो देखिए ये f ऑफ x है, ये f ऑफ g ऑफ x है, यानी हर x की जगह आपने पुट करना है g ऑफ x। तो x की जगह क्या पुट कर दिया, g ऑफ x की जगह क्या पुट किया, g ऑफ x। अब g ऑफ x क्या आता हमारे पास, x प्लस 1। तो g ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1। तो ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर, उसको ओपन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो ये किसका प्रोसेस था, एफ ओ जी ऑफ x का। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, फिर आपने g के फंक्शन में f के फंक्शन को पुट करना है। नेक्स्ट कंपोजिशन दे दिया एफ स्क्वायर ऑफ x, यानी f के अंदर f का फंक्शन। तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब है एफ़ के अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एफ़ के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दोबारा एफ़ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ओपन होके ये चीज़ आ जाएगी। अभी हमने देखा था एफ ओ जी ऑफ एक्स, यहाँ हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी के अंदर आपने एक्स का फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रखना है। जी है एक्स प्लस 1, एफ़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x की जगह एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह दोबारा उसी का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये कंपोजिशन इस तरह से फाइंड की जाती है। साथ में थोड़ा सा ये इन्होंने जो दिया है रिमेंबर रखें इसको, ये क्या है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल होगा इसके, लेकिन एफ ओ जी ऑफ एक्स कभी भी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता, ये सेम नहीं है। इसी तरह अगर एफ ओ एफ दिया हो तो आपने एफ़ के अंदर एफ़ का फंक्शन रखना है। इसी तरह ये मज़ीद बढ़ते जाए तो उसके अंदर उसी को पुट करते जाना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो अलजेब्रिक ना हो, वो कहलाएंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अभी तक हमने जितने फंक्शंस पढ़े थे वो अलजेब्रिक फंक्शंस थे, लेकिन ट्रांसीडेंटल में कौन से आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक। क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो अलजेब्रिक फंक्शन, जी अलजेब्रिक फंक्शन में क्या इन्वॉल्व हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स होंगे, लीनियर में लीनियर फंक्शन होगा जिसमें एक्स की पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर होता है, क्यूबिक में क्यूब होगा, आइडेंटिटी फंक्शन में दोनों फंक्शंस सेम होंगे, यानी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही होगा। कांस्टेंट फंक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास रैशनल में रैशनल फंक्शंस जो पी अपॉन या क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री आ जाते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सब क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। इसी तरह इनके ये इन्वर्सेस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सेस हैं, ये साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, कोसिकेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। पावर आ जाए तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। लॉग इन्वॉल्व हो तो लॉगरिथमिक हो जाते हैं। लॉगरिथमिक के बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक के बाद आइडेंटिटीज़ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखनी है, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ये आगे काम आएंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड कोसिकेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस। फिर ये इनकी आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक आ रहा है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये उसी तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, वो बग़ैर हाइपरबोलिक के सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं और ये हाइपरबोलिक की आइडेंटिटीज़ हैं। अब ये जो लास्ट फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये वाले फार्मूलाज भी आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में पढ़े हुए हैं, जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, माइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस के लिए थे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ये कौन से फंक्शंस होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो उसमें क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, जिसमें वाई क्या होगा, डिपेंड कर रहा होगा एक्स पे, और आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करके एक्स को डिपेंड करा सकते हैं वाई पे। मींस इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप एक्स और वाई को अलग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे दी हुई हैं, y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो आप x को अगर इधर रहने दें, 2 को उस साइड ले जाएं, तो वो बन जाएगा y माइनस टू इज़ इक्वल्स टू एक्स। ये जो इस टाइप के फंक्शंस हैं वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते, आप उसमें ये चीज़ नहीं बता सकते कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। उसमें वह दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों ही एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब आप ये कह लें कि y को आप नहीं कह सकते कि ये x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आप इक्वेशन देख लें, x y इन्वॉल्व है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते कि आप x की टर्म्स एक तरफ कर दें और y वाली टर्म्स एक तरफ कर दें। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में दो वेरिएबल्स तो होंगे ही, एक थर्ड वेरिएबल भी होगा जो t हो सकता है या थीटा हो सकता है। अब देखें x और y हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल पे। इसमें भी देख लें x किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड वेरिएबल पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड वेरिएबल पे। तो ये फंक्शंस कहलाएंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो आज हमने सब टाइप्स वगैरह पढ़ी फंक्शंस की, देखा फंक्शंस किस तरह के होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।